आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठ रहे विवाद के बीच आज हुए एक बड़े घटनाक्रम की। मंदिर में दान की गिनती का काम करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सामूहिक इस्तीफे के पीछे का कारण, साथ ही बताएंगे मौजूदा समय में कितने कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं और इस पूरे विवाद पर संबंधित पक्षों का क्या कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इन इस्तीफों के बाद दान की गणना व्यवस्था प्रभावित होगी या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा दिया है। ये सभी कर्मचारी कार्यदायी संस्था के माध्यम से मंदिर में तैनात थे। अब केवल 13 गणनाकर्मी ही बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारियों का कहना है कि दान चोरी विवाद के बाद कई नियमों में बदलाव कर दिए गए, यहां तक कि उनका मेहनताना एक घटा भी दिया। जब सभी ने एक साथ बैठक करके बदलाव का विरोध किया और राम मंदिर के अधिकारियों के सामने अपनी डिमांड रखी, लेकिन किसी ने भी उनकी मांग नहीं सुनी और खारिज कर दी। इस पर 23 कर्मचारियों ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। जिन बदलाव की बात कही जा रही है उसके तहत सभी कर्मचारियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार काम करना अनिवार्य कर दिया गया था। चोरी रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने और सुरक्षा के अन्य तमाम कड़े मापदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। नए नियमों के मुताबिक राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों को पुलिस द्वारा स्वीकृत चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया जा रहा है। अब तक राम मंदिर के दान पात्र से निकलने वाले पैसों की गिनती का जिम्मा हाउस कीपिंग विभाग के व्यक्तियों को सौंपा गया था। प्रशासन इन हाउस कीपिंग कर्मचारियों को फिर से उनके मूल काम में वापस भेजने की तैयारी में जुटा हुआ था। इस बदलाव के तहत अब चढ़ावे के पैसे की गिनती करने के लिए विशेष रूप से अलग से नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। लागू किए नए नियमों का इन 23 कर्मचारियों की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन सुनवाई न होने के चलते सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया गया। एक साथ 23 कर्मचारियों के इस्तीफे की वजह से अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, बैंक और कर्मचारी मुहैया कराने वाली एजेंसी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब जल्द ही ट्रस्ट नए कर्मियों की भर्ती करेगा। अब तक विपक्ष भाजपा के सामने हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर रहता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब खुलकर सनातन और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रखकर भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी या फिर ये दांव भाजपा को ही और मजबूत कर देगा। इस रिपोर्ट में समझेंगे कि हिंदुत्व के पिच पर शुरू हुई ये नई राजनीतिक लड़ाई आखिर किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी के मुस्लिम परस्त होने की पुरानी छवि को तोड़कर सनातन सम्मान की राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा के सबसे मजबूत वैचारिक हथियार यानी हिंदुत्व को उसी की पिच पर चुनौती देने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव की नई रणनीति में केवल जातीय समीकरण यानी पीडीए ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक स्वीकारता भी है। सैफई में बन रहा केदारेश्वर महादेव मंदिर सपा के इस नए अवतार का केंद्र है। श्रावण मास में इस मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिसमें देश भर के संतों को बुलाकर सपा एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने जा रही है। और इसके बाद अखिलेश यादव का अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना उनके इस मिशन का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। अब तक विपक्ष भाजपा के सामने हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर रहता था, लेकिन अखिलेश ने इस परंपरा को बदल दिया। चाहे वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण हो या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा,
अखिलेश यादव ने भाजपा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि उनकी लड़ाई मंदिर या सनातन से नहीं बल्कि उस राजनीतिक एकाधिकार से है जिसे भाजपा ने पिछले एक दशक में खड़ा किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या में भाजपा की हार ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी। अखिलेश यादव ने इस निष्कर्ष को भांप लिया कि जनता धार्मिक आस्था के साथ साथ विकास और स्थानीय मुद्दों को भी उतनी ही गंभीरता से देखती है। अब 2027 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश का ये धार्मिक और सामाजिक संतुलन उन्हें सत्ता के करीब ले जा पाएगा या भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को दोबारा धार देगी। अगली खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए आईएएस अधिकारियों के प्रशासनिक फेरबदल की। आखिर इस फेरबदल में कुल कितने आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, इसमें कितनी महिला अधिकारी शामिल हैं, किन जिलों और विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई और इन बदलावों के पीछे क्या प्रशासनिक संदेश माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे तबादलों की पूरी सूची और उनसे जुड़ी सभी अहम अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के मकसद से शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति, श्रम, ग्रामीण आजीविका मिशन, ऊर्जा, राजस्व और बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इनमें 8 महिला अफसर हैं। 3 अफसर ऐसी हैं जिन्हें महज 6 महीने में ही अहम पद से हटा दिया गया। इनमें राजस्व विभाग की सचिव सुधा वर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सचिव महानिदेशक सारिका मोहन और महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा है। इसी साल 1 जनवरी को हुए ट्रांसफर में इन तीनों महिला अफसरों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन पद संभालने के बाद से ही इनकी शिकायतें सरकार तक पहुंच गई रही। यही वजह है कि 6 महीने 9 दिन में ही इनका तबादला कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुधा वर्मा की विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू से अनबन चल रही थी, उन्हें हटाकर श्रमायुक्त बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की सचिव और महानिदेशक सारिका मोहन के कामकाज को लेकर भी शिकायत थी, जिन्हें हटाकर आरजी रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। वहीं महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव और महानिदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही पीसीएस से आईएएस बने कुछ अफसरों को भी तैनाती दी गई है। प्रदेश के मध्यांचल क्षेत्र में गंभीर बिजली संकट और बिजली कटौती के कारण जनता के सड़कों पर उतरने की गाज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी रिया केजरीवाल पर गिरी है। उन्हें हटाकर विशेष सचिव बाल विकास और पुष्टाहार के पद पर तैनाती दी गई है। राज्य कर विभाग गौतम बुद्ध नगर के अपर आयुक्त और 2018 बैच के आईएएस अफसर संदीप भागिया को हटा दिया गया है। उन्हें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर पोस्टिंग दी गई है। राज्य कर विभाग के 60 अधिकारियों ने भागिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम योगी और मुख्य सचिव एसपी गोयल से शिकायत की थी। भागिया पर अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। 14 जून को एक बैठक में उनके डांट के बाद एक अधिकारी वेद प्रकाश सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी, वे बेहोश हो गए थे। प्रदेश सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और विभागीय कार्यों में गति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कई प्रमुख विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जिलों में नए सीडीओ की नियुक्ति से विकास योजनाओं के काम पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब बात उस बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। जिस दिन मैंने तय कर लिया ऑफिस में घुसकर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये कथित बयान तेजी से वायरल हो रहा है और इससे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आखिर ये बयान किसने और किसके खिलाफ दिया, बयान के पीछे पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए इस वायरल बयान की पूरी कहानी। भारतीय जनता पार्टी की नई उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद दूसरी बार प्रदेश महामंत्री बनाए गए पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान गुरुवार को पहली बार आगरा पहुंचे। लखनऊ से आगरा आगमन के दौरान एतमादपुर में आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में मंच से बोलते हुए उनके बोल बिगड़ गए। उन्होंने बेलगाम अफसरशाही पर
तीखा निशाना साधते हुए बेहद तल्ख और विवादित बयान दे डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनिए वीडियो। मैं कहना चाहता हूँ सैदमानपुर के अगर एनआईयू के लोग हों और हों, कुछ अधिकारी अपने को यहाँ का राजा समझते हैं, और जिस दिन मैंने तय कर लिया तो ऑफिस में घुस के तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा। लैंप हो गया, जनता को सही कामों को नहीं दिया जा रहा है, जो उनके सही काम है वो भी नहीं हो रहे हैं। गुलाम बन के यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया है वो, उसकी औकात बढ़ जाएगी अगर मैं उसका नाम ले दूंगा तो, लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा और जवाब दूंगा। अधिकारी हो, जनता के सेवक को मैं पहले भी कहता था। राम प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता के सही और जायज काम भी दफ्तरों में नहीं हो रहे हैं। मैं वक्त आने पर इन सबको करारा जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक के रूप में स्थापित का काम करते हैं तो तुमको भी जनता का सेवक बनकर ही काम करना होगा। राजा बनने की कोशिश मत करो। इस विवादित बयान के दौरान मंच के सामने खड़े उनके समर्थक लगातार तालियां और नारे लगाते रहे। बता दें कि राम प्रताप सिंह चौहान योगी सरकार की पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 में इसी एतमापुर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर पार्टी आलाकमान ने उनका टिकट काट दिया था और उनकी जगह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर धर्मपाल सिंह को प्रत्याशी बना दिया था, जो वर्तमान में वहां से विधायक है। उस समय टिकट कटने पर राम प्रताप चौहान ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन बाद में संगठन ने उन्हें प्रदेश महामंत्री पद पर बनाए रखकर उनके राजनीतिक कदम को संतुलित किया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाने के 5,000 और हाथ मिलाने के 10,000 रुपए। क्या वाकई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसी कथित वसूली की जा रही है? सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा दावा किस आधार पर किया है? क्या उनके पास कोई सबूत है या फिर उनके दावे खोखले मात्र हैं? यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे कथित आर्थिक शोषण का खुलासा किया है। राजभर ने दावा किया है खुद को यादव बताने वाले कुछ सपा कार्यकर्ता उनके पास अपनी फरियाद लेकर आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि अखिलेश यादव से मिलने और उनके सुरक्षा घेरे को पार करने के लिए हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। राजभर ने इस पत्र के माध्यम से अखिलेश को अपने गेट पर रेट वाले सिस्टम को तुरंत बंद करने की सलाह दी है। राजभर ने पत्र में खुलकर लिखा है कि अखिलेश के यादव कार्यकर्ताओं ने उनसे शिकायत की है। कार्यकर्ताओं ने के मुताबिक अखिलेश से फोटो खिंचवाने के 5,000 रुपए और हाथ मिलाने के 8,000 से 10,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। राजभर ने तंज कसते हुए पूछा कि धरती पुत्र के पुत्र को अपने ही कार्यकर्ताओं से ऐसी वसूली करने की क्या जरूरत पड़ी है? राजभर ने अखिलेश यादव की संपत्ति में 900 गुना बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इस एक्स्ट्रा इनकम के जुगाड़ की क्या जरूरत है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि ये वसूली बंद नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता तो हराएगी ही, खुद प्रताड़ित कार्यकर्ता भी उन्हें हरा देंगे और नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें भी नहीं बचेंगी। बगौल ओम प्रकाश राजभर, आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता आपके वसूली आपकी घेरा आपको, तो उसमें हम क्यों बीच में आ जाएं? दो वजह से हमें आना पड़ा। एक तो आप हमें भले दुश्मन समझे लेकिन हम आपको अपना मित्र मानते हैं। दूसरा, आपके प्रशंसक आपके कार्यकर्ता अपना दर्द मुझसे कहते हैं। बोले कि मंत्री जी आप इनको कह दीजिए तो शायद आपका भला हो जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप बोलेंगे तो अखिलेश भैया जरूर सुनेंगे और समझेंगे। कार्यकर्ता बेचारे गरीब थे तो सोचा आप तक बात पहुंचा दूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।